हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण होता क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वो सभी क्रियाएं जिससे जीव अपने आप को जीवित रखता है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। आज हम लोग जैव प्रक्रम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का तैयारी कर रहे हो वो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं। यानी पौधा होता है उसके बाह्य पत्ती पर जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पौधा होता है उसके बाह्य पत्ती पर जो छिद्र होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधा जो होता है उसमें रंध्र जो होता है पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के निचली सतह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है, अर्थात रंध्र का क्या काम होता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, परिवहन में मदद करता है, पोषण में मदद करता है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। तो देखिए, रंध्र होता क्या है? पौधों में जो छिद्र पाया जाता है उसे ही रंध्र कहते हैं। और रंध्र का मुख्य कार्य क्या होगा? गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर घ है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, रंध्र घिरे रहते हैं। तो हमारा रंध्र किससे घिरा होता है पूछ रहा है। तो रंध्र हमारा द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र किससे घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डाले जिसका प्रसारण दाब कोशिका के प्रसारण दाब से अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो है जल कोशिका से बाहर निकलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जल जो है कोशिका से बाहर निकलने लगेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ख सही है। ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 से, कोशिका के दानों को जल में डालने पर जल किस रूप में बाहर निकलता है? तो देखिए, कोशिका के जब दानों को जल में डाला जाता है तो जल जो है अल्पप्राशनीय विलयन के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में बाहर निकलता है? अल्पप्राशनीय विलयन के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है? पूछ रहा है कि इस किस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है? तो देखिए, विसरण जो क्रिया होती है इसमें हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण क्रिया के द्वारा ही जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, अनाक्षिक श्वसन के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है? तो देखिए, हमारा अनाक्षिक श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? पूछ रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो हमारा इसमें विखंडन दिया है, द्विखंडन दिया है, मुकुलन दिया है। तो ये सभी के सभी क्या है? अलैंगिक जनन के विधि है। सभी के सभी अलैंगिक जनन के विधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, इसमें किस जीव में विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अमीबा में जो है द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है, अर्थात अमीबा जो है जनन के लिए अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 जो है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है, सॉरी, विखंडन कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण हो। तो जब दो का निर्माण हो तो उसे द्विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विखंडन। ठीक है, पूछ रहा है कि किस प्रकार के जनन में जो है शरीर में कायिका का निर्माण होता है? तो देखिए, हमारा जो है मुकुलन जो है ये जनन का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर से क्या निकलता है? कायिका निकलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है,
किस परिस्थिति में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? तो देखिए, अनुकूल परिस्थिति में ही द्विखंडन द्वारा जन्म होता है। किस परिस्थिति में होता है? अनुकूल परिस्थिति में। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो हमारा जो ईस्ट है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है हमें बताना है। तो ये जो है शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। तो ईस्ट क्या है? कवक है। ईस्ट क्या है? कवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुलन किस प्रकार का होता है? पूछ रहा है कि ईस्ट के शरीर से जो मुकुलन निकलता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए, ईस्ट के शरीर से जो मुकुलन निकलता है वह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला जो हमारा मुकुलन होता है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम क्या करता है? उसमें जाइलम जो है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। तो देखिए, स्लाइड को जो है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर एक 10x पर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5x पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10x पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 25x पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 45x पर। यहाँ हम लोग स्लाइड को सर्वप्रथम 10x माइक्रोस्कोप से देखे थे, अर्थात स्लाइड को जो है 10 गुना बड़ा करके देखे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है रक्त का कौन से अवयव जो है घायल अवस्था से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति घायल होता है और उसके शरीर से जब रक्त निकलने लगता है तो हमारे रक्त में पाए जाने वाला लसिका ही वह पदार्थ है जो रक्त को क्या बनाता है? थक्का बनाकर रक्त को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। रक्त को थक्का बनाने में हमारा विटामिन के भी मददगार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी किसे जो है ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है? तो हमारा एटीपी जो है उसे ही कोशिका के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। आप हमें एटीपी का फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो हमारा आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। क्या होता है? छोटी आंत। हमारे आहार नाल के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें मुंह, गुहा, ग्राहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये सभी आते हैं। आप हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।